हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 23 करेंगे और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन, स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी। आपको बताना है कि आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। द यूज ऑफ आईटी टू इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द सोसाइटी इज नोन एज। आपको बताना है कि अगर हम यूज करेंगे आईटी का यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इन ऑर्डर टू इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ताकि हम सोसाइटी की नीड्स को एड्रेस कर सकें, आपको बताना है कि उसको हम क्या बोलते हैं। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज ई गवर्नेंस। सिंपली अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में आईटी टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, ई गवर्नेंस। और ई गवर्नेंस की अपनी एक फुल फॉर्म भी है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ई गवर्नेंस मेक्स द होल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। आपको बताना है कि अगर हम ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारी पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस क्या बन जाती है। कन्वीनियंट, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द मेंशन्ड। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस में ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करेंगे, उससे हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कन्वीनियंट, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड रेस्पॉन्सिव बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ई गवर्नेंस is basically associated with carrying out the functions and achieving the results of governance through the utilization of। आपको बताना है कि ई गवर्नेंस में हम किन चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं ताकि हम बेटर रिजल्ट्स को अचीव करेंगे गवर्नेंस में। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज आईसीटी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं ई गवर्नेंस में, ताकि हम गवर्नेंस में बेटर रिजल्ट्स को अचीव कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। आपको बताना है गिवन और द 4 ऑप्शंस, इनमें से कौन सी ई गवर्नेंस की एडवांटेज नहीं है। अभी अभी मैंने आपको बताया, अगर हम ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ट्रांसपेरेंट बन जाती है, रेस्पॉन्सिव बन जाती है, अकाउंटेबल बन जाती है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज इनएक्सेसिबल। ये एडवांटेज नहीं है ई गवर्नेंस की। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी। आपको बताना है कि एनआईसी की फुल फॉर्म क्या है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ओके, अब इसके रिलेटेड अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना पड़ेगा इसके रिलेटेड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1976। ये भी आप याद रखोगे। थर्ड पॉइंट अगर हम यहां पे डिस्कस करेंगे, दैट इज ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट अगर आप इसके रिलेटेड देखोगे, व्हाट इज दैट,
आपको याद रखना होगा कि इसका जो डायरेक्टर जनरल है, करंट जो इसका डायरेक्टर जनरल है, द नेम ऑफ द पर्सन इज श्री राजेश घेरा। ये सारे के सारे थियोरेटिकल पॉइंट्स आपको एनआईसी के रिलेटेड याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स द नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। आपको बताना है इनमें से नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया को कौन मेंटेन करता है। नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया क्या है? दैट इज www.india.gov.in। ओके, अब नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं इंडिया के रिलेटेड। एज एन एग्जांपल, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको इस नेशनल पोर्टल में मिल जाएगा। अब आपको यही बताना है कि इस नेशनल पोर्टल को मेंटेन कौन करता है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज NIC, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। फाइन। अब अगर हम ऑप्शन ए की बात करेंगे, RBI स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, ये सेंट्रल बैंक आता है इंडिया का। इसी पैटर्न पे अगर हम ऑप्शन सी की बात करेंगे, नबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये दो पॉइंट्स भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NEGP। आपको बताना है कि NEGP की फुल फॉर्म क्या है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, और इसको बनाने वाला जो डिपार्टमेंट है, इसको दो डिपार्टमेंट्स ने फॉर्मुलेट किया है। मैं दोनों डिपार्टमेंट्स का नाम यहां पे लिख लेता हूं। वन इज डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, and the other department is Department of Administrative Reforms and Public Grievances। ठीक है, ये दो डिपार्टमेंट्स रेस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने इस NEGP को, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को फॉर्मुलेट किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट के रिलेटेड अगर हम यहां पे बात करेंगे, दैट इज हु इज द करंट CEO ऑफ NEGP। द नेम ऑफ द पर्सन इज अनूप कुमार अग्रवाल। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। ओके, जो NEGP है, इसका जो पहला वर्जन आया था उसको हम बोलते हैं NEGP 1.0। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे, NEGP 1.0। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान यानी कि NEGP वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन। आपको बताना है कि इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 18th of May 2016। ओके, ये पॉइंट आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। What is the full form of MMPS? आपको बताना है कि MMPS की फुल फॉर्म क्या है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज मिशन मोड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा NEGP था यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान था, इसमें जब हमने इसको एस्टेब्लिश किया था 18 मई 2016 में, तो उस टाइम पे इसमें
27 MMPs थे, यानी कि मिशन मोड प्रोजेक्ट्स थे। ठीक है, अब उन 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और इसमें 8 कंपोनेंट्स थे, 8 कंपोनेंट्स। ठीक है, और इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, मैंने आपको अभी बताया 18 मई 2006 सॉरी। ठीक है, और बाद में 2011 में क्या हुआ, 4 और MMPs को ऐड किया गया था NEGP में। ठीक है, तो टोटल में NEGP 1.0 में कितने MMPs थे, दैट इज 31। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। What is the full form of NEGD? आपको बताना है कि NEGD की फुल फॉर्म क्या है। So the right answer for question number 11 will be option D, that is National E-Governance Division। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर से। और ये NEGD क्यों डेवलप किया गया था, इन ऑर्डर टू सपोर्ट Ministry of Electronics and Information Technology to implement e-governance projects at central, state and local level। मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये NEGD क्यों बनाया गया था, इसको एस्टैब्लिश किया गया था इन ऑर्डर टू सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, टू इम्प्लीमेंट e-governance projects at नेशनल लेवल या सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम यहां पे डिस्कस करेंगे, दैट इज NEGD का CEO कौन है करंटली। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। मैं यहां पे लिख लेता हूं, दैट इज अभिषेक सिंह। ये करंटली क्या है, CEO है NEGD का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। Which of the following is called as NEGP 2.0? आपको बताना है कि इनमें से NEGP 2.0 किसको बोला जाता है, किसको माना जाता है। So the right answer of our question number 12 will be option C, that is E-क्रांति। E-क्रांति का दूसरा नाम क्या है, NEGP 2.0, यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया, NEGP यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो था 1.0, उसमें टोटल में कितने MMPs थे, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स थे। टोटल में उसमें 31 MMPs थे। ठीक है, अब इसी पैटर्न पे अगर हम E-क्रांति की बात करेंगे, इसमें टोटल कितने मिशन मोड प्रोजेक्ट्स थे, ये 31 तो थे ही थे, और प्लस इसमें 13 और ऐड किए गए थे। तो टोटल नंबर ऑफ मिशन मोड प्रोजेक्ट्स इन E-क्रांति वेर 44। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करेंगे, अगर आपको कोई पूछेगा NEGP यानी कि या E-क्रांति का विजन क्या था, इसका विजन क्या है, मैं लिख लेता हूं यहां पे फिर से, ट्रांसफॉर्मिंग ई-गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। E-क्रांति वॉज अप्रूव्ड ऑन, आपको बताना है कि E-क्रांति यानी कि NEGP 2.0 को कब अप्रूव किया गया था। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13 विल बी ऑप्शन नंबर A, दैट इज 25 मार्च 2015 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था, यह अप्रूव किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। E-क्रांति इज द डैश पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव या डिजिटल इंडिया। सिंपली आपको बताना है कि E-क्रांति डिजिटल इंडिया का कौन सा पिलर है, कितनावा पिलर है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14 विल बी ऑप्शन नंबर B, दैट इज 5th पिलर। ठीक है, डिजिटल इंडिया में टोटल कितने पिलर्स हैं, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, और उन्हीं पिलर्स में से E-क्रांति 5th पिलर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड ऑन, आपको बताना है कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो है इसको कब लॉन्च किया गया था. सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15 विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1 जुलाई 2015. ओके, और लॉन्च किसने किया था? इट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए. ओके, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव? अगेन इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज द मोटो ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी? आपको बताना है कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था ऑन 1 जुलाई 2015, उसका मोटो क्या है? सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज पावर टू एम्पावर. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. डिजिटल इंडिया हैज डैश पिलर्स. आपको बताना है कि डिजिटल इंडिया जो है इसके कितने पिलर्स है टोटल में. सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 9. ओके, डिजिटल इंडिया में टोटल 9 पिलर्स हैं और उन्हीं 9 पिलर्स में से एक पिलर आता है आपका ई क्रांति. ठीक है, जो कि 5th पिलर आता है. ठीक है, नेक्स्ट जो 9 पिलर्स हैं डिजिटल इंडिया के, उनको मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, आप चाहे तो इनको याद रख सकते हो. हाउएवर मुझे नहीं लगता है कि आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, पहला पिलर क्या आता है? ब्रॉडबैंड हाईवेज. सेकंड इज यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल और फोन कनेक्टिविटी. थर्ड इज पब्लिक इंटरनेट एक्सेस टू प्रोग्राम. फोर्थ इज ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी. फिफ्थ इज ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज. Sixth is information for all. Seventh is electronic manufacturing. Target net zero imports. Eighth one is IT for jobs. And the ninth one is early harvest programs. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. Which of the following is/are initiatives of digital India? आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है. सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. उमंग भी एक डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है. माई GOV भी एक डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है. ई कैबिनेट भी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है. ठीक है, तो ई कैबिनेट में क्या होगा? सिंपली कैबिनेट का जो काम है उसको इलेक्ट्रॉनिकली लोगों तक पहुंचाया जाएगा. ओके, द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट ई कैबिनेट वाज आंध्र प्रदेश. ये पॉइंट भी आप याद रखोगे. ठीक है, बाकियों के रिलेटेड हम आगे क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उमंग? आपको बताना है कि उमंग की फुल फॉर्म क्या है. सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस. एज इट इज आपको ये वाला पॉइंट याद रख लेना है. ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर. अब ये उमंग क्यों बनाया गया था? ये क्या था? ये एक सिंगल पॉइंट एक्सेस टू ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज है. ठीक है, यहाँ पे आपको सारी की सारी गवर्नमेंट सर्विसेज एक ही जगह पे मिल जाती है. और इसको लॉन्च किया गया था, लॉन्चड इन नवंबर 2017. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम फॉर पेंशनर्स इज कॉल्ड. आपको बताना है कि आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो पेंशनर्स के लिए बनाया गया है उसका नाम क्या है. सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज जीवन प्रमाण. जीवन प्रमाण ये भी क्या है? आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम है. किन के लिए? पेंशनर्स के लिए. फाइन, और ये भी एक डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है. इसी पैटर्न पे डिजिटल अटेंडेंस भी क्या है? ये भी एक डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है. और ये पर्टिकुलरली किन के लिए बनाया गया था या बनाया गया है? दैट इज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए. ठीक है,
और दर्पण के रिलेटेड अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। और ई साइन आपको पता ही होगी, इलेक्ट्रॉनिक साइन, जो कि आजकल हम हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं। दर्पण was launched with the aim of achieving financial inclusion for the rural population। हमें बताया जा रहा है दर्पण जो है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, इसको लॉन्च किया गया था विद द एम ऑफ अचीविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। कहाँ पे? रूरल पॉपुलेशन में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दर्पण? आपको बताना है कि दर्पण की फुल फॉर्म क्या है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पब्लिक ऑफिस फॉर न्यू इंडिया, फॉर अ न्यू इंडिया। ठीक है, एज इट इज आपको ये पॉइंट भी याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डिजिटल स्टेट इन इंडिया? ठीक है ना, आपको बताना है कि फर्स्ट डिजिटल स्टेट ऑफ इंडिया कौन है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22 विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज केरल और केरला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। Dash is a technology driven platform that would provide people with opportunity to contribute towards good governance। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं जो कि लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है गुड गवर्नेंस में कंट्रीब्यूट करने के लिए। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज MyGov। और ये भी क्या है? ये भी एक डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया था। मैं लिख लेता हूं यहां पे, लॉन्चड ऑन 26 जुलाई 2014। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस? आपको बताना है गिवन और द 4 ऑप्शंस, इनमें से ई गवर्नेंस की कौन सी डिसएडवांटेज आती है। So the right answer for question number 24 will be option D, that is digital divide। ठीक है, क्योंकि जो रूरल पॉपुलेशन है या वो लोग जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, ठीक है, या जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं है, वो इस गवर्नेंस का फ़ायदा ज़्यादा नहीं उठा सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ डिजिटल डिवाइड। ये ई गवर्नेंस की एडवांटेज नहीं है, ये क्या है? डिसएडवांटेज। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। Which of the following mobile payment application is developed by the NPCI based on UPI? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन डेवलप किया था NPCI ने, जो कि बेस्ड है UPI पे। ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25 विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज भीम। ओके, सबसे पहले यहाँ पे बहुत थियोरेटिकल पॉइंट्स हम याद रखने की कोशिश करेंगे, स्टार्टिंग विद द फुल फॉर्म ऑफ भीम, that is Bharat Interface for Money। रखा आपने एक पॉइंट याद। और इसको लॉन्च किया था, इट वाज अगेन लॉन्च्ड बाय PM नरेंद्र मोदी, लॉन्च्ड बाय PM नरेंद्र मोदी। कब लॉन्च किया था इसको? डेट थी 30 दिसंबर 2016। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। ठीक है, अब अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करेंगे यहाँ पे, लाइक बाकियों के फुल फॉर्म की बात करेंगे, दैट इज NPCI। NPCI की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसी पैटर्न पे अगर आप देखोगे UPI की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट लाइक अगर आप देखोगे ना, UPI आप देखोगे, भीम अगर आप देखोगे, QR कोड अगर आप देखोगे, इन सब को लॉन्च किया था, डेवलप किया था या इन्वेंट किया था NPCI ने ही, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ही। ठीक है, ओके, और ये जो UPI है इसको एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में ऑन 11 अप्रैल
2016, ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हो। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट रहता है आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं, ठीक है। ये वाला टॉपिक अगर आप देखोगे अपने आप में ही काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन जब से JKSSB ने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना स्टार्ट किया रेगुलर बेसिस पे, हर एक कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट में, या बोल सकते हो जहाँ जहाँ पे भी आपको कंप्यूटर मॉड्यूल देखने को मिलता है वहाँ वहाँ पे आपको ये वाला टॉपिक मेंशन करके देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें से जनरली ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार फिर से क्या इसको बोलते हैं CBT एग्ज़ाम होने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट्स होंगे, तो हो सकता है इसमें भी आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके रिगार्डिंग होपफुली उन सब को हमने कवर किया। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता होगी, अगर आप देखोगे अपना सिलेबस ऑलमोस्ट हमने सारा का सारा सिलेबस ख़त्म कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा अभी तक हमने क्या क्या ख़त्म किया, हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक रिसेंटली ख़त्म किया, एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को भी हमने ख़त्म किया, ठीक है। इसी पैटर्न पे अगर आप देखोगे हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी ख़त्म किया, हमने कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर को भी ख़त्म किया, ठीक है, ये भी हमने ख़त्म किया। इसी पैटर्न पे अगर आप देख सकते हो हमने क्या किया, वायरस एंड एंटीवायरस को भी ख़त्म किया, फाइन। आप देख सकते हो हमने लाइक MS ऑफिस को भी हमने ख़त्म किया, ऑलमोस्ट जितने भी उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इंटरनेट PDF एंड ईमेल भी हमने ख़त्म किया, फंडामेंटल्स के रिगार्डिंग भी हमने थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। अब हमें कुछ ही टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने हैं। असल में अगर आप देखोगे सारा का सारा सिलेबस ख़त्म हो चुका है। अब एक लेक्चर आएगा लाइक रिगार्डिंग द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इसी पैटर्न पे फंडामेंटल्स पे हम एक दो लेक्चर्स और लाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी पैटर्न पे नेटवर्किंग पे भी मैं एक या दो लेक्चर्स लाने की कोशिश करूंगा, जहां पे हम नेटवर्किंग डिवाइसेस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करेंगे। इसी पैटर्न पे हम डेटाबेस को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आप देखोगे हर एक एग्जाम में डेटाबेस के रिलेटेड एक एक दो दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसी पैटर्न पे एल्गोरिथम के रिलेटेड भी मैं एक आधा लेक्चर लाने की कोशिश करूंगा, ताकि हमारा सारा का सारा सिलेबस ही खत्म हो जाए, ठीक है। मेन अगर आप देखोगे हमारा पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है, तो अब यही 4-5 लेक्चर्स आ जाएंगे हर एक टॉपिक के रिलेटेड, इनफैक्ट हर एक सब्जेक्ट के रिलेटेड। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएंगे कि नेक्स्ट लेक्चर किस पे आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।